जब हुकूमत के आकाओं पे गाज गिरती है, उनकी कुर्सियों की पेटी ढीली होने लगती है, तो वो घबरा जाते हैं। घबराहट व बौखलाहट के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जी हाँ, ऐसा ही हो रहा है कनाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लेस, जहां बात जनता की जनता के लिए। एक व्यक्ति श्रद्धांजलि देते हुए अपना भाषण शुरू करता है। उनके भाषण की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है और लोग पहली बार सार्वजनिक पद के लिए उनमें एक उम्मीद देखते हैं। ये कोई और नहीं, वही कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है जो आजकल खबरों में बने हुए हैं। और जिस भाषण का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हुए कनाडा को संबोधित किया था। पूरे देश को उनसे उम्मीद थी। वह 2008 में सांसद भी बने। उसके बाद उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ अपनी पार्टी में ही संघर्ष करते हुए। 2015 में भारी भरकम वादों के साथ कनाडा के प्रधानमंत्री बने। एक आंकलन में कहा जाता है कि उन्होंने 92% वादे पूरे किए, लेकिन जल्द ही वो वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरफ से आलोचनाओं का सामना करने लगे। उदाहरण के लिए ट्रांस माउंटेन तेल पाइपलाइन परियोजना के पर्यावरणीय मुद्दे को अनदेखा करना और चुनाव सुधार के वादे को छोड़ने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी। इसके अलावा उन्होंने ब्लैक फेस पहने, जिसकी वजह से उन पर नस्लवाद के आरोप लगे। उनके करियर में एसएनसी लावलिन मामला विशेष रूप से विवादास्पद रहा, जिसमें ट्रूडो पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जहां उन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रोबोल्ट पर कंपनी से ही समझौता करने के लिए दबाव बनाया। इस मामले की गंभीरता यह थी कि इसके बाद एक बहुत सारे अधिकारियों ने अपने पदों से रिजाइन किया। उनके दूसरे कार्यकाल में उन्हीं की परिवार से जुड़ी एक चैरिटी संस्था में भी विवाद उभरा। हालांकि नैतिकता निगरानी संस्था ने उन्हें दोष मुक्त करार दिया। इसके बाद ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने ट्रंप का मजाक उड़ाया और कोविड महामारी में लापरवाही बरतने जैसी घटनाएं, और उसके बाद ऐसी ही घटनाएं सिलसिलेवार चलती रही, जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो की छवि और धूमिल होती चली गई। और यह सब हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं ट्रूडो समझ गए थे कि देश के भीतर उनकी छवि काफी खराब होती जा रही है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कमजोर होती घरेलू राजनीति को छुपाने के लिए अपनी विदेश नीति में खालिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश की। कनाडा का खालिस्तान प्रेम किसी से छुपा नहीं है, ये रह रहकर उबाल मारता रहता है और इस प्रेम का फिर से इजहार होता है। कनाडा की संसद जब 10 लाख के इनामी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की डेथ एनिवर्सरी पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में एक साक्षात्कार के दौरान प्रश्नों का उत्तर देते हुए कनाडा से वापस बुलाए गए भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा ने कई खुलासे किए। संजय वर्मा ने कहा कि कनाडा ने अचानक गैंगस्टर गोल्डी बराड का नाम वांछित अपराधियों की सूची से हटा दिया है। भारत ने कनाडा अधिकारियों के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नाम साझा किए थे। और ये सब कुछ हो रहा है उनकी घरेलू पॉलिटिक्स की कमियों पर पर्दा डालने के लिए। इसमें वोट बैंक और सपोर्ट का काम कर रहा है महज 10,000 खालिस्तानी समर्थक। लेकिन ये लोग खालिस्तानी समर्थन हासिल करने के लिए वहां सिखों को धमकाते हैं। कट्टरपंथियों ने खालिस्तानी विचारधारा को एक व्यवसाय बना दिया है। वह इस प्रकार की धमकी देते हैं कि हमें पता है तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, तुम कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, और खालिस्तान के नाम पर वे मानव तस्करी करते हैं, नशीले पदार्थ और हथियारों की तस्करी करते हैं। साथ में कुछ गुरुद्वारों को अपने कंट्रोल में करके उससे पैसा कमाते हैं। उस पैसे का कुछ हिस्सा नापाक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, बाकी पैसा अपने ऐशो आराम के लिए। संजय वर्मा ने कहा कि आप जितना गंदा सोच सकते हैं उतना गंदा काम खालिस्तानी समर्थक करते हैं। वहां के कुछ असामाजिक तत्व इस विचारधारा का सहारा लेकर आपराधिक काम को अंजाम देते हैं। कनाडा का इन अलगाववादियों के खिलाफ कार्रवाई न करना उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करता है। अब इसमें ट्रूडो का राजनीतिक लाभ छुपा हुआ है, जिसकी वजह से वह खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ ना कुछ सुनना पसंद करते हैं, ना ही कोई कार्रवाई करते हैं।
अगर कनाडा के खालिस्तान समर्थन के सबूत न भी मिले तो ट्रूडो सरकार की चुप्पी इसे प्रोत्साहन जैसी बनाती है। अपराधियों और चरमपंथियों पर कार्रवाई न करना भी समर्थन का संकेत है। हाल ही में निज्जर की हत्या के बाद बौखलाहट में कनाडा ने मोस्ट वांटेड गोल्डी बराड को अपराधियों की सूची से हटा दिया। इसके अलावा एक समस्या और भी देखने को मिलती है। कनाडा की उदार कानूनी व्यवस्था के कारण खालिस्तानी आतंकवाद और चरमपंथियों को वहां शरण मिल रही है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ट्रूडो अपनी घरेलू राजनीति को फॉरेन पॉलिसी से नहीं चमका सके। उनकी मुसीबतें कम नहीं हो रही है, वो अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। उन पर पद छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। 23 अक्टूबर 2024 को लिबरल पार्टी के 24 सांसदों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व के खिलाफ खुलकर असंतोष जताया। उन्होंने ट्रूडो से इस्तीफा देने के लिए 28 अक्टूबर तक की समय सीमा तय की है। इन सांसदों का कहना है कि अगर ट्रूडो लिबरल पार्टी का नेतृत्व जारी रखते हैं तो अगले चुनाव में पार्टी की जीत मुश्किल हो सकती है। सांसदों का मानना है कि नए नेतृत्व से पार्टी को फिर से समर्थन मिल सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने एक दस्तावेज पेश किया जिसमें ट्रूडो के पद छोड़ने के तर्क दिए गए हैं और कहा गया है कि अमेरिका में जो बाइडेन द्वारा चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में सकारात्मकता देखी गई, वैसी ही सकारात्मकता लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा में देखी जा सकती है। बैठक में ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर एक गहन चर्चा हुई जिसमें सांसदों को 2-2 मिनट का समय दिया गया था। करीब 20 सांसदों ने ट्रूडो से पद छोड़ने की मांग की, जबकि कुछ सांसदों ने उनका समर्थन भी किया। लेकिन इन सभी के बीच सबसे बुरी बात है कि संघर्ष का प्रभाव केवल पार्टी राजनीति तक सीमित नहीं है, यह देश की सीमाओं से भी परे जाता है। यह राजनीतिक संकट ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों के कारण और गहरा हो गया है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रूडो अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? क्या वह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार सकेंगे? यह संकट अब उनके नेतृत्व और लेबर पार्टी की भविष्य के लिए एक परीक्षा बन चुका है। जस्टिन ट्रूडो की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें राजनीतिक विवाद और नेतृत्व की चुनौती शामिल है। इस समय केवल समय ही बताएगा कि वह संकट से उबर पाएंगे या नहीं। इस न्यूज से संबंधित कोई भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप जुड़े रहिए पब्लिक लेंस के साथ, जहां बात होती है जनता की, जनता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।